हाय एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और इसके पीडीएफ भी मिलेगा। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल के करंट अफेयर्स को रिविजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन की गई जेट मोड़ सुरंग का नया नाम क्या है? इसका सही जवाब है सोनमर्ग सुरंग। सोनमर्ग सुरंग इसका नया नाम रखा गया है। अगला सवाल था, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की स्थापना कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1875 में आईएमडी की स्थापना की गई थी। इसका अभी 150 वर्ष पूरा हो गया है, 15 जनवरी को पूरा होगा। अगला सवाल है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव के रूप में चुना गया है। अगला सवाल है, स्पेस डॉकिंग क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्बिट में अर्थात कक्ष में दो अंतरिक्ष यान को जोड़ने की एक प्रक्रिया को और स्पेस डॉकिंग कहते हैं। अगला सवाल है, हिम कवच वर्दी किस संगठन ने विकसित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसका हिम कवच का वर्दी का विकसित किया है। अगला सवाल है, जर्मनी में लगभग 40 वर्षों में पहली बार किस बीमारी का प्रकोप देखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज को 40 वर्ष में पहली बार जर्मनी में प्रकोप देखा गया वहां के मवेशियों में। चलिए आज का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन ए आईएनएस कलवरी, ऑप्शन बी आईएनएस खंडेरी, ऑप्शन सी आईएनएस वागशीर या ऑप्शन डी आईएनएस वेला। इसका सही जवाब हो जाएगा आईएनएस वागशीर। आईएनएस वागशीर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ये अंतिम और छठा पनडुब्बी है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्या था। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर को भारतीय नौसेना को सौंपा है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी क्या होता है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी डीजल और इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी होता है। ये चलता है डीजल और इलेक्ट्रिक से। ये एक हमलावर पनडुब्बी है जिन्हें गुप्त संचालन, विरोधी जहाजों पर निशाना साधने और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोजेक्ट P-75 के तहत बनाया गया है, जिस पर 2005 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और फ्रेंच डिफेंस फर्म नोवेल ग्रुप के बीच $3.75 बिलियन के समझौते के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी की विशेषताएं देखते हैं। यह सतह विरोधी और पनडुब्बी रोधी खुफिया जानकारी जुटाने और क्षेत्र निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं। इसकी क्षमता 50 दिन का है। यह एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन और युद्ध प्रबंधन प्रणालियों के साथ उच्च स्तरीय स्वचालन है। स्वदेशी रूप से विकसित एयर कंडीशनिंग प्लांट और आंतरिक संचार प्रणाली शामिल है इसमें। सबमरीन देखते हैं कि प्रोजेक्ट P-75 के तहत कौन कौन से सबमरीन बनाए गए हैं। आईएनएस कलवरी, इसका कमीशन हुआ था 2017 में। आईएनएस खंडेरी, इसका कमीशन हुआ था 2019 में। आईएनएस कारंज, इसका कमीशन हुआ था 2021 में। आईएनएस वेला, इसका 2021 में कमीशन हुआ। आईएनएस वगीर, इसका कमीशन 2023 में हुआ। और आईएनएस वागशीर, इसका सी ट्रायल हुआ था 2023 में और शेड्यूल है कि इसका कमीशन जनवरी 2025 में हो सकता है आईएनएस वागशीर का। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत कब किया गया था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 या ऑप्शन डी 2017। इसका सही जवाब हो जाएगा 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत किया गया था। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना को मंजूरी दी है। इन परियोजना का उद्देश्य 10 उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, भूमि क्षरण को कम करना और जलवायु लचीलापन को बढ़ाना है। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत और इसके महत्व के बारे में। इसमें कौन कौन से मंत्रालय काम करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य खेती के लिए पानी तक पहुंच को बढ़ाना है, सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग क्षेत्र का विस्तार करना है, जल उपयोग क्षमता में सुधार करना और अस्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ा देना है। कोर स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, जिसमें केंद्रीय राज्यों का हिस्सा होता है 75% और 25%। 75% केंद्र और राज्यों को 25%। वही पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों के मामले में ये 90-10 का शेयर में बढ़ता है इस पे होने वाले खर्चा। इसका नियंत्रण मंत्रालय है
तीन मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित की जाती है। पहला है कृषि मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखते हैं इन तीनों का काम क्या क्या है। ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि तालाब, चेक डैम, अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करता है। वहीं दूसरी तरफ जल संसाधन मंत्रालय डायवर्जन नहरों, फील्ड चैनलों और जल वितरण प्रणाली का निर्माण करता है। और वही कृषि मंत्रालय सूक्ष्म सिंचाई संरचनाओं का निर्माण करता है और नमी संरक्षण को बढ़ावा देता है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जियो टैगिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। सिंचाई के बारे में जानते हैं कि सिंचाई होता क्या है। सिंचाई क्या है? कृषि उत्पादन में सहायता करने के लिए भूमि या फसलों की कृत्रिम रूप से पानी की आपूर्ति करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न तरीकों से किया जाता है पानी की आपूर्ति, जैसे स्प्रिंकलर के तहत, ड्रिप सिंचाई, सतही सिंचाई या उप सतही सिंचाई के माध्यम से पौधों को पानी का नियंत्रण उपयोग शामिल होता है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, वेनेजुएला के 40वें राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिया है? ऑप्शन ए जुआन गुएडो, ऑप्शन बी एडमंडो गोंजालेस, ऑप्शन सी निकोलस मादुरो, ऑप्शन डी ह्यूगो शावेज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निकोलस माडुरो। निकोलस माडुरो ने वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो 46वें राष्ट्रपति ने विवाद चुनाव के बाद भी तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए शपथ लिया है। देखते हैं वेनेजुएला के बारे में, ये कहाँ स्थित है, इसे मैप के तहत पढ़ते हैं, वर्ल्ड मैप के तहत। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक समय में वेनेजुएला ऐसा देश पहला बना जिसने अपने सभी ग्लेशियर पूरी तरह से खो दिया है। यह दक्षिणी उत्तरी अमेरिका तट पर स्थित है। यहाँ देख सकते हैं मैप का कुल क्षेत्र है 9,16,445 वर्ग किलोमीटर। इसकी सीमाएं लगती है उत्तर में कैरिबियन सागर से लगता है और अटलांटिक महासागर, ये हुआ कैरिबियन सागर और ये हुआ अटलांटिक महासागर। पूर्व में लगता है गुआना से और दक्षिण में ब्राजील, ये रहा ब्राजील। ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। वही दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में कोलंबिया से लगता है, ये है कोलंबिया, ये कोलंबिया से इसका सीमा लगता है। कोलंबिया से ये घिरा हुआ है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में। इसकी राजधानी है काराकास। इसके भूगोल के बारे में जानते हैं। वेनेजुएला में उत्तरी इंडीज पर्वत श्रृंखला है, ओरिनिको नदी बेसिन के मुख्य भाग है और इसके विस्तृत लानोस मैदान है। यहाँ के मैदान को लानोस कहते हैं, याद रखेंगे, लानोस मैदान है। माराकाइबो झील है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और शानदार एंजल फॉल्स भी है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना यही है वेनेजुएला में। ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें फैक्चुअल सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं रियो निग्रो, कोलंबिया और ब्राजील के साथ साझा करती है, दोनों देशों में बहती है। ये अमेजन नदी के प्रमुख सहायक नदी है जिसकी लंबाई है 2250 किलोमीटर। वही दूसरी ओर ओरिनिको है जो कोलंबिया के साथ साझा करता है। अमेजोन के बाद दक्षिणी अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। यहाँ के संसाधन विश्व के सबसे बड़ा संसाधन के रूप में जैसे तेल भंडार है, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और सोने का विशाल भंडार है। यहाँ की मुद्रा को वेनेजुएला बोलीवर कहा जाता है और यहाँ की आधिकारिक रूप से जो भाषा है स्पेनिश है। तो ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में पढ़ लिए, इसके मैप को भी हम लोग देख लिए, ये कहाँ स्थित है, इसके आसपास कौन से कंट्री है और कौन कौन से महासागर है। अगला है कि मिशन मौसम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन से भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है? मिशन मौसम, इसका ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसको देखते हैं न्यूज में की है। 1875 में स्थापित भारतीय मौसम विज्ञान IMD 15 जनवरी को अपनी सेवा का 150 वर्ष पूरा कर लेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का उद्घाटन किया। मिशन मौसम क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है पूर्वानुमान, मॉडलिंग और प्रसार में भारत के मौसम विज्ञान की क्षमताओं को उन्नत करना, बढ़ाना, जिससे कृषि, विमानन, रक्षा के से लेकर आपदा प्रबंधन, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसी प्रमुख क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। वही दूसरी तरफ 2012 में मिशन मानसून की शुरुआत के साथ मानसून की भविष्यवाणी को बढ़ावा देने में इसी तरह की पहल की गई थी, जिसका लक्ष्य था भारत में दीर्घकालीन पूर्वानुमानों में सुधार करना। तो यहाँ पे 2 मिशन पढ़ लिए। मिशन मानसून जो 2012 में लॉन्च किया गया था और मिशन मौसम जो 2025 में लॉन्च किया गया IMD के 150 वर्ष पूरा होने पे। ये कौन, इसकी जिम्मेदार कौन लेगा, कौन से मंत्रालय है? मिशन मानसून का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित 3 संस्थाएं करेगी, जैसे पहला IMD, दूसरा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था जो पुणे में, और तीसरा है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जिसकी संस्था जो है वो नोएडा में। अगला न्यूज है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की देखरेख करता है? ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय।
इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसकी देखरेख करेगा। देखते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। हल्दी को हम गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखेंगे की टर्म है गोल्डन स्पाइस हल्दी को कहा जाता है। इसका पहला अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को घोषित किया गया। इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है। इसका सदस्य कौन कौन होंगे? आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग इत्यादि विभागों सदस्य इसमें सदस्य के रूप में नामांकित किए जाएंगे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी क्षेत्र में संबंधित मामले में नेतृत्व प्रदान करेगा और प्रयासों को बढ़ाएगा और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा और देश में हल्दी क्षेत्र की विकास और वृद्धि में सहायता करेगा। यह हल्दी और इसके उत्पादों को व्यापार को बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित कर काम करेगा। भारत में हल्दी की स्थिति देखते हैं। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। याद रखेंगे हम, ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। विश्व हल्दी उत्पाद का 75% से अधिक हिस्सा यही पैदा किया जाता है भारत में। वही दूसरी तरफ व्यापार में, विश्व व्यापार में 62% से अधिक हिस्सेदारी भारत की है। यहाँ पे है व्यापार में 62% के अधिक हिस्सेदारी भारत में है। सबसे बड़े उत्पादक राज्य है भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। इसे याद रखें। उड़ीसा के मूल जो है कंधमाल हल्दी को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे, ये फैक्चुअल है। कंधमाल हल्दी ये उड़ीसा के हैं, जो वहाँ के मूल हल्दी है कंधमाल हल्दी, उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसका एंटीवायरल, एनाल्जेसिक, जीवाणुरोधी और एंटी इन्फ्लामेटरी इत्यादि में के रूप में काम आता है। ये मेडिसिन की तरह काम करता है और खाद्य पदार्थ में इसका काम तो है ही। हल्दी के उत्पादन में यहाँ की जलवायु और मिट्टी किस तरह की होती है वो देखते हैं। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में ज्यादातर, और वहाँ की जो तापमान है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर होना चाहिए। वर्षा की अधिक मात्रा होनी चाहिए और मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली रेतीली या चिकनी दोमट मिट्टी की प्रकृति होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।